और बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। तो आज हम एनिमल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो एनिमल डिजीज़ जो कि वायरसेस की वजह से होती है वो कौन कौन सी है। पोलियो है, पोलियोमाइलिटिस जिसको कहा जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है, जिस वायरस का नाम क्या है, पोलियो वायरस। ये वायरस जो है ये सबसे पहले माउथ के थ्रू जो है एंटर होता है, मतलब ह्यूमन माउथ के थ्रू एंटर होता है और फिर ये थॉट तक पहुंचता है। जो थॉट पे अटैक करने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन होती है। म्यूकस से के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। और रेप्लिकेट मतलब अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते हैं और फिर ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। ब्लड के जरिए ही कहाँ तक पहुँचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं। ये ब्रेन का रीजन है और ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स अराइज होती हैं। वो नर्व्स अलग अलग ऑर्गन पे जा रही होती हैं, मतलब हैंड पे जा रही हैं, लेग पे जा रही हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट पार्ट्स को जो है कंट्रोल कर रही होती हैं। मतलब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकली, वो हमारे फेस पे गई, फेस में डिफरेंट आई को कंट्रोल करी, या फेशियल, या फिर हमारे और भी हैंड लेग वगैरह को ये क्या करती हैं, वहाँ पे हमें वर्क करने के लिए वो नर्व्स मौजूद होती हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। तो इंटेस्टाइन से क्या हो जाता है, वो वायरस डिवाइड होना शुरू हो जाता है और इंटेस्टाइन से फिर वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। जब वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा तो कहाँ आ जाएंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड्स में आ जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में अब वायरसेस मौजूद हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज हुई हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन में जा रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिल रहा है इनको, इस स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के थ्रू सिग्नल मिल रहा होता है और सिग्नल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं। तो ये नर्व जो है वो सिग्नल्स को पहुंचाने का काम कर रही होती है। मतलब ये सिग्नल्स जो है हैंड से अगर ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, तो स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है, ये ब्रेन तक। तो इसी तरह से ब्रेन अपना रिस्पॉन्स शो करता है और स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ आ जाएगा, दोबारा हैंड तक, लेग तक या बॉडी के दूसरे पार्ट तक आ जाएगा। क्योंकि अब इसमें क्या शामिल हो चुका है, पोलियो वायरस शामिल हो चुका है। तो इस नर्व्स के अंदर जो ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, उसमें क्या मौजूद है, पोलियो वायरसेस मौजूद हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और इम्यूनिटी की वजह से क्या करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है। लेकिन वायरसेस को किल करना आसान काम नहीं होता। तो क्या होता है कि पोलियो वायरस को किल नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो क्या करती है, इस नर्व्स को ही क्या करती है, डैमेज करना शुरू कर देती है। जब ये नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से और यही डैमेज होना शुरू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो जहाँ तक ये नर्व्स पहुँच रही हैं वो जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देगा, मतलब जिस्म के उस हिस्से में सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से वहाँ के मसल्स क्या हो जाएंगे, लूज होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमारे ब्रेन को इस एरिया के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वहाँ के नर्व्स क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, किल हो गए हैं। तो हमारे ब्रेन को उस एरिया के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो ब्रेन ये समझता है कि अब वो एरिया या वो मसल्स अब मौजूद नहीं है। तो इस तरह से वो मसल्स क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। ज़्यादातर इसके शिकार बच्चे होते हैं, मगर ये इसके लिए कोई ख़ास एज लिमिट नहीं होती, बल्कि ये एज के किसी भी हिस्से में हो जाता है। और ये बच्चों में जो है ट्रांसमिशन जो होती है वो ज़्यादातर इसमें छींकने की वजह से, खांसने की वजह से होती है। क्योंकि क्या होता है कि वायरसेस के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जिनके अंदर ये बीमारी है, या जो पोलियो के पेशेंट है, वो ड्रॉपलेट्स जो है इनके छींकने और खांसने की वजह से इधर उधर फैल जाते हैं। अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो पानी के ज़रिए भी ये जिस्म में दाखिल हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स ये है कि इसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, अपाहिज हो जाती है, काम करने के काबिल नहीं रहती है। इसमें पेशेंट जो है किसी न किसी सहारे की मदद से ही चल रहे होते हैं, ठीक है। और इस पोलियो की वजह से जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है क्योंकि बॉडी का तकरीबन हिस्सा क्या हो जाता है, मफलूज हो जाता है। तकरीबन 90 से 95% लोगों में ये वायरसेस एंटर होने के बाद कोई बीमारी कॉज नहीं करता क्योंकि इसकी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन है, ठीक है। इसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है इसकी वजह से। जब भी वायरस एंटर होता है तो बॉडी कोई ना कोई रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज होता है और फिर फीवर होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मसल्स वीकनेस हो जाते हैं। और मसल्स क्या हो जाते हैं, जाहिर सी बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम
अफेक्टेड होता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व जहाँ जाएगी वहाँ पे वायरसेस क्या करेंगे, अपना इफेक्ट डालेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे और मसल्स जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा स्टिफनेस नेक्स हो जाता है, मतलब गर्दन जो है टेढ़ी हो सकती है, एबनॉर्मल सेंसेशन हो जाती है, सेंस करने की सलाहियत नहीं रहती, मसल्स को अपने मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक हम मूव नहीं कर सकते, जिधर डायरेक्शन में चाहे नॉर्मल तरीके से टर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो पोलियो की जो ट्रीटमेंट है वो क्या किया जाता है कि एक सर्टेन एज में या मतलब 5 साल से पहले पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन उस वक्त दी जाती है जब वायरस बॉडी में एंटर ना हो। ठीक है, तो वायरस एंटर ना हो उस वक्त वैक्सीनेशन दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जैसे जैसे वो जिसको वैक्सीनेशन दी गई है वो इंसान बड़ा होता जाता है, तो अगर बाद में भी वो वायरस के जो है ये इफेक्ट करेंगे, उस बॉडी के अंदर एंटर होंगे, तो वैक्सीनेशन की वजह से जो है उसके अंदर इतनी सलाहियत होगी कि वो उस वायरस से इफेक्टेड नहीं होंगे वो बॉडी, और उसके बाद पोलियो की डिजीज़ नहीं होती। ठीक है, तकरीबन 90 to 95% लोगों में पोलियो के वायरस से एंटर होने के बाद नहीं होती ये बीमारी, लेकिन 0.5% लोग ऐसे हैं जो कि पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं करवाते, और गांव देहात में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जानबूझ के इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते, लेकिन जब आगे सर्टेन एज में या आगे के जैसे जैसे जो ह्यूमन बॉडी में आगे की तरफ जो है वायरस एंटर होता रहता है, उसकी वजह से जो क्या हो जाता है पोलियो की डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तकरीबन 20 में से 1% लोगों में जो एवरेज निकाला गया है पाकिस्तान में ये डिजीज़ हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीनेशन दी जाती है, इसके जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं उसके मुताबिक थोड़ी सी क्योर की जा सकती है। मतलब मसल्स जो है सही तौर पे वर्क नहीं कर रहे हैं तो मसल्स को के लिए या बॉडी में पेन हो रहा है तो उसके लिए वार्म टॉवल जो है रखे जाते हैं, गर्म तौलिया को रख दिया जाता है उस जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या कुछ हीटिंग पैड्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड की। कोल्ड जो है एक वायरस की वजह से होता है जिसको राइनो वायरस कहा जाता है। राइनो का वर्ड जो है नाक से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है राइनो वायरस का वर्ड। ठीक है, कोल्ड में जो है राइनो वायरस नोज के थ्रू एंटर होता है। नोज के थ्रू एंटर होने के बाद ये कहाँ तक जाता है, थॉट तक जाता है, मतलब ये इतना हिस्सा बिल्कुल इन्फेक्टेड होता है, थॉट तक जाता है। ये थॉट में जाके आगे इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, मतलब ना ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, ना लंग्स तक जाता है, ना ट्रैकिया तक जाता है। ज़्यादा ये ट्रैकिया तक जाएगा, इसके अलावा नहीं आगे ये पास नहीं होता ये वायरस। ठीक है, वायरस एंटर होने की वजह से जो है नोज़ में म्यूकस की सिक्रीशन शुरू हो जाती है और म्यूकस को यूज़ करते हुए वायरस अपने आप को बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रीथिंग सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और सांस लेने की प्रॉब्लम की वजह से ह्यूमन बॉडी जो है मुसलसल जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो वो अपने आप को थका थका फील करती है, मसल्स जो है सही तौर पे वर्क नहीं करते और इसकी वजह से वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम रेस्ट की पोजीशन में रहें, क्योंकि मसल्स में सही तौर पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाते तो मसल्स क्या हो जाती है, थकी थकी सी रहती हैं। तो कॉमन कोल्ड में हो सकता है कि जो इंसान में जो लंग्स इफेक्टेड होने के चांसेस उस वक्त होते हैं कि जब ये जो वायरस है जिस बॉडी में एंटर हुआ है वो ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पहले ही से बहुत डाउन हो, तो उस सूरत में जो ये वायरस थॉट तक नहीं रहते बल्कि कहाँ से जाते हैं, आगे की तरफ भी ट्रैवल कर जाते हैं और लंग्स में भी जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं और यही कोल्ड जो है बढ़ते बढ़ते निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, निमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये वायरस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है। जब ये वायरस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसके सिम्टम्स भी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा शो होते हैं। लेकिन जब ये कोल्ड की हमसे बात करते हैं तो कोल्ड में सिम्टम्स क्या होते हैं, नोज़ ब्लॉक हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, सर दर्द रहता है, इसके अलावा कफिंग होती है, खांसी और स्नीजिंग होती है, मतलब छींक आनी शुरू हो जाती है और टेम्परेचर रेज हो जाता है, फीवर हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये वायरसेस फैलते कैसे हैं, ये वायरसेस ज़्यादातर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो खांसने और छींकने के थ्रू निकलते हैं नोज़ या माउथ से, तो उससे फैलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर घर में किसी को ये कोल्ड की डिजीज़ है तो या ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए ख़ुद को एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी इफेक्टेड करता है। इस वायरस के तकरीबन 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जिनको हेल्दी पर्सन तो होते हैं लेकिन उनको हमेशा ये सिम्टम्स अपेयर होते रहते हैं, उनको फ्लो हमेशा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 200 तरह की स्पीशीज़ है तो कोई ना कोई स्पीशीज़ या कोई ना कोई वायरस जो है वो उस बॉडी पे इफेक्टेड करता रहता है और ये सारे सिम्टम्स जो है वो जाहिर होते रहते हैं और वो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको आए दिन नज़ला
खांसी रहता है, ठीक है। तो कोल्ड से बचा जा सकता है कुछ क्योर के थ्रू। इसके अलावा ये जो वायरस अपने डेज पे ख़त्म होता है, अपने डेज पे जो है ये ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वक्त डॉक्टर्स आपको मेडिसिन तो देते हैं, लेकिन मेडिसिन एक्चुअल में इस वायरस की नहीं होती, वायरल की कोई इन्फेक्शन वो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसके सिम्टम्स की आपको मेडिसिन देते हैं। मतलब सर दर्द के लिए कोई ना कोई मेडिसिन दे देंगे, खांसी के लिए या छींकनी जो आपको छींके आ रही है उसके लिए कोई ना कोई जो इसके सिम्टम्स है उसको क्योर करने के लिए आपको मेडिसिन देते हैं। इस वायरस की कोई भी जो है मेडिसिन नहीं है, ठीक है। अब हम मीजल्स और मम्स की बात करते हैं। मीजल्स और मम्स आमतौर पे जो जिस वायरस की वजह से होती है उसको कहते हैं पैरामैक्सो वायरस। ये वो वायरस है जो ज़्यादातर बच्चों पे इफेक्ट करता है। ये बच्चों में होने वाली ज़्यादातर आम बीमारी है मीजल्स और मम्स। पहले हम मीजल्स को स्टडी कर लेते हैं कि मीजल्स क्या है। मीजल्स दोनों डिजीज जो होती है पैरामैक्सो वायरस की वजह से होती है, लेकिन ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, ठीक है। मीजल्स में होता क्या है, मीजल्स में पहले जो है बॉडी में सारे रैशेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मीजल्स आमतौर पे ये जो कच्चे इलाकों में लोग रहते हैं, मतलब गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी भी वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से ये मीजल्स की डिजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है कि इसके सिम्टम्स शुरू में ये होते हैं कि माउथ में जो लोअर जॉज है उसके अंदर जो लास्ट टूथ है उसके पीछे एक छोटा सा जो छाला निकलता है, ठीक है, जो कि ब्लूइश वाइट कलर का छाला होता है। लेकिन अगर उसे इतना ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो ये एक्चुअल में क्या होता है, मीजल्स के शुरू के सिम्टम्स होते हैं। उसकी वैक्सीनेशन की जाए या उसकी ट्रीटमेंट के बाद ही जाए तो उस वक्त क्या हो जाता है, वो डिजीज़ ज़्यादा नहीं फैलती। लेकिन अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, फेस पे या बॉडी के अपर पार्ट में जो है रैशेज अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और वो रैशेज अपीयर होते होते पूरी बॉडी के लोअर पार्ट तक फैल जाते हैं। ये बीमारी बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह है। स्मॉल पॉक्स और इसमें ये डिफरेंस है कि स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ बॉडी के लोअर पार्ट से शुरू होती है। इसमें रैशेज जो होते हैं वो थॉरेक्स के रीजन से आना शुरू हो जाते हैं और बॉडी के अपर पार्ट में फैलते हैं। लेकिन मीजल्स में ये डिजीज़ जो है अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ फैलती है। इसमें क्या होता है कि इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं हम। आँखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, खांसी होती है, इसके अलावा बुखार होता है, लाइट सेंसिटिविटी होती है, मतलब रोशनी की तरफ नहीं देखा जाता क्योंकि आंखों से क्या निकल रहा होता है, हर वक्त पानी निकल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा मसल्स पेन होना शुरू हो जाता है, अपने बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, रैशेज अपीयर हो जाते हैं, छोटे छोटे से ब्रेक्स आउट आने शुरू हो जाते हैं, रनी नोज हो जाता है, मतलब फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गला ख़राब रहता है, और जैसे कि मैंने बताया कि तुद के बैक साइड पे जो है एक छोटा सा छाला निकल जाता है, स्पॉट निकल जाता है, ठीक है। ये भी इसके सिम्टम्स हैं। मीजल्स की ट्रीटमेंट की जाती है MMR वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है, लेकिन ये भी ट्रीटमेंट जो है एक सर्टेन एज में की जाती है, 5 ईयर से पहले की जाती है या 7 ईयर से पहले की जाती है, ठीक है। और ये वायरस के इन्फेक्टेड होने के बाद जो है इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, ये भी अपनी डेज पे ही ख़त्म होता है। अब हम मम्स को स्टडी कर लेते हैं कि मम्स होते क्या हैं। मम्स भी पैरामैक्सो वायरस की वजह से होते हैं। मम्स में होता क्या है कि अमूमन बच्चों में कान के पीछे जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। कान के पीछे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, मम्स कहा जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो पैरामैक्सो वायरस है ये एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर और पैराथायरॉइड ग्लैंड में जाकर ये खुद को डिवाइड करना शुरू कर देता है। जब ये खुद को डिवाइड करता है तो वो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और इसकी स्वेलिंग ज़्यादा होने की वजह से फेस भी काफ़ी बच्चों का स्वेल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जिसमें किसी भी कमी होने की वजह से ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मतलब पेट के रीजन में भी ये डिजीज़ जो है या ये वायरस एंटर हो जाता है, और ये वायरस जो है बहुत ज़्यादा फिर ख़तरनाक बन जाता है। और ये वायरस बॉडी में एंटर होने के तकरीबन 12 to 26 डेज में अपने सिम्टम्स जाहिर करते हैं, ठीक है। मम्स की जो है ये भी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है ये स्प्रेड होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही होती है ये मम्स। इसके अलावा मम्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर क्या कर देते हैं, इसको ऑपरेट कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि बच्चों में तमाम ग्लैंड की सिक्रीशन की वजह जो होती है वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है, और अगर छोटी एज में इन ग्लैंड पे ऑपरेट कर दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाता है, उनकी
ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। अब हम एड्स को पढ़ते हैं कि एड्स क्या है। एड्स को एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। ये डिस्कवर हुई थी 1985 में। ये ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से होती है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी में एक्ट करता है और इंसानों के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी है उसको किल कर देता है। जितनी इम्यूनिटी है उस सबको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से और भी बीमारी उस पेशेंट में हो जाती है जिसके अंदर ये वायरस एंटर हो जाता है। एड्स इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज अभी तक नहीं है, ना इसकी वैक्सीनेशन है कोई भी, ठीक है। और एड्स बीमारी फैलती कैसे है, ये अगर बार्बर की शॉप में जाते हैं हम या हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो डिफरेंट रेजर्स ब्लेड यूज़ करता है, तो अगर एक पर्सन का ब्लेड रेज़र दूसरे पर्सन को यूज़ किया जाए तो उससे क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ज़्यादातर बीमारी होती है कि एक बॉडी का ब्लड दूसरी बॉडी में क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, जिनमें ब्लड जो है मैच नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये एड्स की डिजीज़ हो जाती है। या तो ये कोई भी कट की वजह से हो जाती है या फिर डिसइंफेक्टेड इंजेक्शन ना यूज़ करने की वजह से। मतलब जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर गांव देहात या बहुत ही ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पे लोग अपने इतनी ज़्यादा क्योर नहीं कर पाते, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उनको एक ही इंजेक्शन से डिफरेंट पेशेंट को जो है इंजेक्ट करता है। तो एक इंजेक्शन जो कि एक पेशेंट में लगाया गया है उसका ब्लड का कुछ पार्ट जो है उस इंजेक्शन में लग जाता है और फिर वही सुई या वही इंजेक्शन जो है दूसरे पेशेंट के अंदर डाली जाती है, तो उसका ब्लड का कुछ पार्ट जो है दूसरे पेशेंट के अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से उसके पहले वाले पेशेंट की बॉडी में जो भी जर्म्स हों, जो भी ब्लड में जर्म्स मौजूद हों, दूसरे ह्यूमन बॉडी में दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी क्या होता है, एड्स की बीमारी फैलती है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को अपनी तमाम चीज़ें जो हैं दूसरे पर्सन से अलग अलग रखनी चाहिए। अपने टॉवल्स और अपने इस्तेमाल की चीज़ें जो भी हों उनको सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। ये इस डिज़ीज़ की कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बस इससे क्या किया जा सकता है, प्रिवेंशन की जाती है। जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं इतनी ज़्यादा एहतियात करें। ये वायरस ट्रांसफ़र होने के बाद इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्कुल डैमेज ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्यूनिटी को किल कर देता है और बहुत सारी डिजीज़ इसकी वजह से जो है ह्यूमन बॉडी में आने लगती है। बहुत सारे वायरस जो है इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और हर वायरस जो है अपने अपने सिम्टम्स शो करने करते हैं। मतलब ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, रैशेज आने शुरू हो जाते हैं स्किन में, और इसके बाद एड्स जब इम्यूनिटी बिल्कुल किल हो जाती है, इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ह्यूमन बॉडी किसी भी चीज़ को या किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है अपनी इम्यूनिटी शो नहीं कर सकता, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन बॉडी वक्त के साथ साथ खतरे की तरफ जाते जाते और उस इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्योर और ट्रीटमेंट नहीं है और इसके लिए बस ख्याल रखा जा सकता है। अब हम रेबीज़ को स्टडी करेंगे कि रेबीज़ क्या है। रेबीज़ भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है रेब्डो वायरस। की वजह से ये बीमारी होती है। रेब्डो वायरस किसी भी वाइल्ड एनिमल में मौजूद होता है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है या ये ख्याल किया जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉग के बाइट करने से ये बीमारी फैलती है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये तकरीबन तमाम वाइल्ड एनिमल में पाए जाते हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं उनके अंदर भी ये वायरसेस पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे आसपास जो है वाइल्ड एनिमल आमतौर पर ये डॉग ही घूमता है, तो इस वजह से ये डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और डॉग जो है बाइट करने की वजह से ये रेबीज़ की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ डॉग की वजह से समझ रहे होते हैं और सिर्फ डॉग की वजह से ये बीमारी फैलती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ये सिर्फ डॉग के काटने से नहीं फैलती, बल्कि अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा डॉग रहते हैं और आपकी बॉडी में कोई वुंड्स या हीलिंग या कोई बहुत बड़ा ज़ख़म लगा हुआ है, तो इस सूरत में भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं कि सिर्फ वो ज़ख़म के ज़रिए भी अगर वो आसपास डॉग बहुत आप उससे बहुत क्लोज होते हैं तो वो जर्म्स जो है आपकी बॉडी में एंटर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसे बाइटिंग नहीं होता और इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है तकरीबन 20 to 60 डेज़ होता है। मतलब ये अगर जर्म्स या ये वायरस एंटर हो जाए तो 20 से 60 दिन के अंदर या 20 से 60 दिन के बाद जो है ये सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
इसके सिम्टम्स में क्या क्या है? इसके सिम्टम्स में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, हाइड्रोफोबिया या हेलिकुलेशन हो जाता है। अभी मैं ये समझाऊंगी कि हाइड्रोफोबिया क्या है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये भी पोलियो वायरस की तरह ह्यूमन के CNS पे इफेक्ट होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, जब डॉग जो है ह्यूमन को काटता है तो इसके वायरसेस क्या होते हैं, डायरेक्टली नर्व सेल पे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नर्व सेल पे इफेक्ट करते हैं, और नर्व सेल पे इफेक्ट करने के बाद जो है जाहिर सी बात है ये क्या करता है, नर्व सेल का ताल्लुक किससे है, ब्रेन से है। तो ब्रेन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रेन में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इन्फेक्शन फैलते फैलते जो है इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स में एक तो फ्लू है, और एक फ्लू जो कि कॉमन तौर पे जिसके फ्लू की तरह के सिम्टम्स आते हैं, मतलब फ्लू में जिस तरह से खांसी, छींक या बुखार आ जाता है, तो इसी तरह के सिम्टम्स शुरू में जाहिर होते हैं। और फिर बॉडी क्या हो जाती है, पैरासिम्पथेटिक मतलब क्रिपलिंग शुरू हो जाती है इसमें, जैसे पूरी बॉडी में कोई जो है को सुई चुभ हो रहा हो, इस तरह का फील होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में है कि घबराहट भी शुरू हो जाती है, क्रिपलिंग होती है पूरी बॉडी में, जैसे सुई चुभ हो जाती है। हेलोक्लेशन होता है, मतलब जो चीज़ें आसपास मौजूद नहीं हैं, तो डॉग के काटने के बाद ये सिम्टम्स जाहिर होते हैं कि वो जो चीज़ें आसपास मौजूद नहीं है, तो उस पेशेंट को फील होता है कि वो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, उसके जहन में जो भी चीज़ आ रही हो वो उसे फील होता है कि उसके आसपास मौजूद है। और हाइड्रोफोबिया होता है, मतलब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसको लगता है कि अगर पानी सामने होगा तो वो डूब जाएगा वो पेशेंट, या गला घुटने से, मतलब पानी जब वो पिएगा तो गला जो है उसका घुटने से वो मर भी सकता है। तो ये 24 घंटे पानी नहीं पीते ऐसे पेशेंट। ठीक है, और इनको मुसलसल घबराहट होती रहती है। अच्छा, डॉग बाइट के बारे में जो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आमतौर पर डॉक्टर जो है ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि आप देख कर आएँ कि जिस डॉग ने आपको बाइट किया है वो अभी तक जिंदा है या नहीं है। ऐसा क्यों पूछते हैं डॉक्टर? डॉक्टर के पूछने का मकसद ये होता है क्योंकि जो डॉग जिसके अंदर रेबीज वायरस मौजूद हो, ठीक है, तो वो वायरसेस डॉग की बॉडी में भी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और फिर डॉग की ज़िंदगी क्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते की ज़िंदगी रह जाती है। जब रेबीज़ वायरस डॉग के अंदर चले जाते हैं और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि रेबीज़ वायरस सिर्फ और सिर्फ डॉग की बॉडी में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो और ट्रांसफ़र किसके थ्रू होते हैं, डॉग के थ्रू ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसकी बॉडी में, डॉग की बॉडी में बहुत तेज़ी से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो डॉग की लाइफ भी क्या हो जाती है, सिर्फ 1 वीक की लाइफ रह जाती है। तो फिर डॉग की बॉडी में वायरसेस एंटर होने के बाद बिल्कुल सेम वही सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में डॉग के काटने के बाद आते हैं। मतलब उसे भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसे भी बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती है, और इस घबराहट के नतीजे में उसके अंदर एक काटने वाली नेचर पैदा हो जाती है। ठीक है, और वो चाहता है कि मैं फ़ौरन से किसी ना किसी को काटूं। तो जब जिस डॉग के अंदर ये वायरस एंटर हो जाता है तो वो क्या करता है, आमतौर पे लोगों को काटना शुरू कर देता है। अगर रेबीज़ वायरस के एंटर होने के बाद जिस तरह से डॉग ने आपको बाइट किया और डॉक्टर ने पूछा कि देख कर आए कि डॉग अभी तक मरा है या जिंदा है, तो अगर डॉग मर जाता है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की ज़िंदगी का भी आखिरी हिस्सा होगा और पेशेंट की कोई क्योर और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी, और उसके बाद जो है पेशेंट की डेथ हो सकती है। लेकिन इन केस के डॉग जो है इस वक्त काटता है कि जब उसकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से बाकी हैं और उसके अंदर जब वायरस इनिशियली तौर पे एंटर होता है तो उस वक्त चांसेस होते हैं कि ह्यूमन बॉडी में भी क्या हो, कि ट्रीटमेंट की गुंजाइश होती है, उसको भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसकी भी क्योर की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी कोई वैक्सीनेशन तो है, लेकिन वैक्सीनेशन आपको पता है कि उस वक्त दी जाती है जब वायरस एंटर ना हो। और ये वैक्सीनेशन अगर आपके इर्द गिर्द गली मोहल्लों में बहुत ज़्यादा डॉग मौजूद हैं और आपको ये अंदेशा है कि कहीं मुझे किसी ने काट लिया तो मेरे अंदर ये डिज़ीज़ या ये वायरस एंटर हो जाए, तो पहले वैक्सीनेशन करवा लें। कि इससे ये होगा कि आपके इर्द गिर्द जितने भी डॉग हैं, अगर वो इनकेस आपको बाइट कर लें तो उससे वो डिज़ीज़ या वो वायरस एंटर नहीं होगा। ठीक है,
अगर ऐसा भी होता है कि गली मोहल्ले में जितने भी डॉग्स होते हैं समटाइम्स उसकी वजह से कुछ भागते हुए या वो डरते हुए स्क्रैचेस आ जाते हैं या डॉग ने आपको स्क्रैचेस मार दिए, तो स्क्रैचेस आपकी बॉडी में कोई भी मसला नहीं करते। लेकिन अगर उस स्क्रैचेस में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात होती है। तो उस वक्त आपको चाहिए फ़ौरन से फर्स्ट एड लें, डॉक्टर के पास जाएं, उसकी ट्रीटमेंट कराएं और फर्स्ट एड लें, ठीक है। आपको पता है कि डॉग के काटने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, अगर इन केस के वैक्सीनेशन नहीं लिया आपने और डॉग ने आपको बाइट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो गए, तो डॉग के बाइट करने के फ़ौरन बाद ये इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। सिम्टम्स अपीयर नहीं हो, सिम्टम्स तो 20 डेज़ के बाद अपीयर होंगे, लेकिन उससे पहले ही क्या करने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तकरीबन 6 इंजेक्शन लगते हैं जो कि डेज़ वाइज लगते हैं। मतलब फर्स्ट डे जिस दिन डॉग ने बाइट किया उस दिन एक इंजेक्शन लगेगा, आफ्टर 2 डेज़ मतलब थर्ड डे, फिर 6 डेज़, फिर सर्टेन डेज़ इसके 14 डेज़ में, इस तरह से ये 17 डेज़ में इंजेक्शन लगेंगे। मतलब 6 इंजेक्शन लगते हैं और फिर उसके बाद जो है उस पेशेंट की ट्रीटमेंट हो सकती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाइएगा। हमने जितनी भी वायरल डिजीज़ पढ़ी इसमें सबसे कॉमन जो वायरल डिजीज़ है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है और हम इससे वाकिफ भी हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं वो आमतौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है वो स्प्रेड हो रही होती हैं। इसके अलावा एयर में मौजूद जितने भी ड्रॉपलेट्स छींकने और खांसने की वजह से मौजूद होते हैं उसकी वजह से भी जो है ये वायरस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती हैं। या फिर बहुत कंटेमिनेटेड वाटर मतलब गंदा और आलूदा पानी पीने की वजह से और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जिसमें ख्याल ना रखा जाए और एक ही इंजेक्शन से तमाम पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया जाए, उसके थ्रू भी जो है ये वायरसेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वायरसेस से बचने के लिए अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके लिए वैक्सीनेशन जिन वायरल इन्फेक्शन के लिए जो भी वैक्सीनेशन डिस्कवर हो चुकी है इन वैक्सीनेशन को ज़रूर करवाना चाहिए ताकि इन डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। अब जहाँ वायरल डिजीज़ की बात हो रही है वहाँ कोरोना वायरस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस जैसे कि हम हाल ही में हम इससे वाकिफ़ हुए हैं कि कोरोना वायरस जो है इस तरह का दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ क्राउन लाइक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कोरोना वायरस कहा गया। इसमें भी इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है और इसके इर्द गिर्द एनवेलप भी मौजूद है जिसको क्या कहा गया था, कैप्सिड कहा गया था। तो हम इसमें देखते हैं इसमें कुछ स्पाइक्स मौजूद है जो कि क्राउन लाइक हैं, इसीलिए इसको नाम दिया हुआ है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले लंग्स को इफेक्टेड करता है, लंग्स की वॉल को रैप्चर करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से ह्यूमन को ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जो लोग इससे ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं मतलब जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो उससे इफेक्टेड होने के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते कि जैसे कि हमने लास्ट डेज में देखा कि बहुत ज़्यादा डेथ हुई कोरोना वायरस की वजह से और कितने जो है लोग जो है बीमार पड़े और कुछ जो है रिकवर भी कर गए। तो कोरोना वायरस जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद अपने सिम्टम्स शो करता है, मतलब इसकी वजह से फीवर हो जाता है या कफिंग होती है। इसके अलावा टायर्डनेस फील होती है और सर दर्द भी रहता है और टेस्ट और कुछ भी चीज़ खाने से कोई भी टेस्ट फील नहीं होता। इसके अलावा ना किसी चीज़ की स्मेल आती है, ये इसके सिम्टम्स हैं। कुछ लोग जो है जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है तो वो रिकवर कर जाते हैं और जो है तकरीबन कुछ जो है 6 to 10 या 8 वीक में जो है इनके अंदर रिकवरी हो जाती है, कुछ में तो 2 वीक में के अंदर ही रिकवरी हो जाती है। मतलब विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा गया है कि इंसान जो है या इस वायरस से इफेक्टेड लोग जो है रिकवर कर जा रहे हैं और कुछ जो है उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है, वहाँ पे कुछ क्योर भी किया जाता है जिसकी वजह से वो रिकवर हो जाते हैं और समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इनके लिए कोई वैक्सीनेशन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आई अभी तक। WHO जो इदारा है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि इसकी कोई ना कोई वैक्सीनेशन डिस्कवर की जा सके या कोई ना कोई मेडिसिन लेकर आए जिसकी वजह से जो है इस डिजीज़ की क्योर की जा सके, इसकी ट्रीटमेंट की जा सके। तो लेकिन अब तक जो है इसकी ट्रीटमेंट या क्योर की जा सकी है वो एक ये है कि होम रेमेडी के थ्रू भी इसकी क्योर की जा सकी है और डिफरेंट रेमेडी को यूटिलाइज करते हुए, सूप को देते हुए, कहवा को यूज़ करते हुए जो है इस डिज़ीज़ की क्योर की गई है और वो पेशेंट जो है वो हेल्दी भी हो गया है कुछ दिनों के बाद।
तो जो इस वायरस के इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, इनको बाहर नहीं रखा जाता है, उनको एक जगह पे जो है उनको रहने के लिए मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये डिजीज़ जो है बहुत ईजिली स्प्रेड होती है। ये भी खांसने, छींकने और ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस वायरस से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने हाथों को साफ़ करें, ठीक है, और किसी से कांटेक्ट ना रखें, ठीक है, और इतने क्राउड में ना बैठे। तो इस वायरस से बचा जा सकता है इस तरीके से। और फिर हम भी इस चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो भी इसके क्योर है इसको या अपनी इसकी प्रिवेंशन से ही हम जो है अपने आप को इससे बचा कर रखें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बच्चों, हर वायरस से ही जो अपने आप को बचा कर रखिएगा, अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।